सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट मेमोरी ऑफ़ योर एजुकेशनल लाइफ। मेरी ना स्कूल लाइफ से ज़्यादा बेटर कॉलेज लाइफ गई थी। कॉलेज लाइफ से ज़्यादा बेटर यूनिवर्सिटी लाइफ थी। हम लोग एमकॉम करते थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से। उसके बाद हमारा सैटरडे को ट्यूशन होता था, सैटरडे संडे। तो हम लोग जानते थे कि यूनिवर्सिटी के बाद तो लोग ज़्यादातर डिस्टेंस एजुकेशन ही करेंगे। सब लोग पता नहीं अलग अलग हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, और ज़्यादातर लोग जॉब भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा पढ़ाई का आखिरी साल है। तो हम लोग ना श्याम बाज़ार से मेट्रो लेते थे, एमजी रोड का, कोलकाता में है ये स्टेशन। तो हम लोग 3-4 स्टेशंस ऐसे ही मिस कर देते थे, ट्रेन मिस करते थे हम लोग, ये सोच के कि चलो कुछ और बात कर ले, एक और बात कर ले, क्योंकि पता नहीं ये पल लौट कर आएगा भी या नहीं। इस पल को जी भर के जी लेना है। तो वो जो मेमोरी थी ना हमारी फ्रेंड ग्रुप की, 3-4 लोग हमारे फ्रेंड ग्रुप में थे, मतलब वो दिन हमेशा याद रहेगा मुझको, हमेशा। आप लोग को सोचकर बहुत बड़ी बात नहीं लग रही होगी, मगर जब आप अपने लास्ट एजुकेशन में होंगे ना, जहाँ पे आपको पता होगा कि अब ये स्टूडेंट लाइफ वापस नहीं मिलने वाला है, तब इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा आपको समझ में आएगी। आई मिस यू अमित, रितेश, रानी। और एक मेमोरी मेरी कॉलेज लाइफ की है। कॉलेज लाइफ में ना हमारा कम से कम 13-14 जन का ग्रुप था। सब हम लोग आगे पीछे करके बैठते थे। तो उसमें से कुछ लोग टिफ़िन लाते थे, कुछ नहीं लाते थे। तो उसमें से मैं भी लाती थी। तो क्या होता था ना कि जैसे हम लोग टिफ़िन खोलते थे, 1 मिनट के अंदर अंदर सारा टिफ़िन ख़त्म हो जाता था। सब लोग किस तरह झपटते थे हम लोग टिफ़िन में। और मैं वहाँ पे क्या करती थी ना, मैं अपना टिफ़िन एकदम छुपा के रखती थी और मैं बोलती थी मैं किसी को नहीं दूँगी। मैं अपने हाथ से एक एक निवाला तोड़ तोड़ के उन लोगों को सबको खिलाती थी, ताकि सबको बराबर का हिस्सा मिले। तो उन लोगों ने ना मेरा नाम ना मम्मी रख दिया था। तो यही सब जो मिस करती हूँ ना, ये छोटी छोटी बातें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसीलिए ना स्कूल जाना, कॉलेज जाना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। सोशलाइज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मेमोरीज़ क्रिएट होते हैं और इससे समझदारी भी बहुत आती है ज़िंदगी की। आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती है, थैंक यू। ऐसे ही कंटेंट डालते रहा कीजिए ज़रूर। आपकी वीडियोस को देखकर लगता है कि आप कॉमर्स स्टूडेंट रही हैं। हाँ, आपने सीए क्यों नहीं ट्राई किया? क्या कोई ऐसा फेलियर रहा लाइफ में जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो? बीइंग एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, मैंने भी सीए ज्वाइन किया था आप सबकी तरह। तो मैंने अपना एक टाइम स्टैम्प बना लिया था, क्योंकि सबने कहा था कि तुमसे सीए नहीं होगा। शायद सही कहा था, मगर उससे बेहतर होगा ये किसी ने नहीं कहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि सीए से बेहतर क्या है। चलिए जानिए स्टोरी मेरी, तब आप समझ जाएंगे। तो क्या हुआ ना, मैंने भी भीड़ में ज्वाइन कर लिया, मगर वो डेडिकेशन चाहिए, वो मेहनत चाहिए सीए बनने के लिए। सीए बनने की इच्छा भी मन में होनी चाहिए और वो पेशेंस भी चाहिए। मेरे अंदर उस समय बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही थी। फैमिली लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, सब चीज़ को मुझे मेंटेन करना था। तो मैंने क्या किया ना, अपना एक टाइम स्टैम्प बनाया कि ग्रेजुएशन तक मैं 12th के बाद ही सीपीटी देना स्टार्ट कर दी थी। उसका सीए फाउंडेशन वो मेरा क्लियर हो गया था बहुत जल्दी। तो मैंने अपने आप को 3 साल का समय दिया था कि ग्रेजुएशन तक अगर मेरा सीए का आईपीसीसी जो सेकेंड लेवल होता है, उसका अगर एक लेवल भी कंप्लीट हो गया ना, तो मैं सीए को कंटिन्यू करूँगी। अगर नहीं हुआ तो मैं वहीं से ड्रॉप करके आगे बढ़ जाऊँगी। कुछ लोग ये गलती क्या करते हैं ना, 27, 28, 30 साल के होते हैं, मगर सीए का अटेम्प्ट देते रहते हैं। लास्ट में 30 साल के होने के बाद क्विट कर देते हैं और उसके बाद कोई 10,000 या 5,000 की नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। मगर अल्टीमेटली देखा जाए तो इससे आपका ही करियर ख़राब हो रहा है ना? क्योंकि क्या हो रहा है कि आप अपना बाकी का जो पिछला समय है उसको आप वेस्ट कर दे रहे हैं। इसीलिए मैंने टाइम स्टैम्प बनाया। उसके बीच में मेरा क्लियर नहीं हुआ, किसी भी कारण से मेरा बहुत कम नंबर की वजह से रुक जाता था। जैसे 200 पासिंग मार्क्स है तो मेरा 185 आता था, 190 आता था, तो आसपास ही आकर बार बार रुक जाता था। तो मैंने 3 बार ट्राई किया, मगर तीनों बार हुआ नहीं। तो इसीलिए मैंने उसके बाद क्या किया, एमकॉम की तैयारी की जमकर। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से एमकॉम किया, जिसका बहुत वैल्यू है। लोग ऐसे ही आती पाती समझते हैं इसको, मगर ऐसा नहीं है। तो उसके बाद एमकॉम में ज्वाइन करने के बाद वहाँ से मैंने प्लेसमेंट लेकर, या वहाँ से मैंने जो कुछ भी सीखा
उसके बाद PwC में इंटरव्यू दिया। PwC में इंटरव्यू क्रैक करने के बाद एक बार बिग 4 ज्वाइन कर लेने के बाद फिर मैंने दूसरे बिग 4 में ट्राई किया। ऐसे स्विच करते करते आज मेरी सैलरी कम से कम उतनी है जितनी एक CA की होनी चाहिए। तो ये है एक ऑल्टरनेटिव मेथड है। मैं ये नहीं बोलती कि सबको यही अपनाना चाहिए, मगर अगर आपसे वो नहीं हो रहा है तो आप उसको लेकर रोइए मत, उसको लेकर दुखी मत होइए। अपने ज़िंदगी में आगे बढ़िए। बहुत कुछ है करने को लाइफ में। CA नहीं हुआ तो क्या हुआ, बहुत कुछ है ना। आप बस आगे बढ़कर तो देखिए और किसी से भी दुखी मत होइएगा। जैसे माँ बाप कहते हैं किसी किसी के, या किसी किसी के दोस्त कहते हैं यार तूने पैसा बर्बाद कर दिया। विद्या कभी वेस्ट नहीं जाता, क्योंकि बिग 4 में जो इंटरव्यू हुआ था मेरा, उसमें जो पूछा गया था वो CA से काफ़ी रिलेटेबल था। क्योंकि एज़ नॉर्मली BCom या MCom करके ना आपका बिग 4 का इंटरव्यू क्रैक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं। तो CA में मुझे ये तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ कि जो पढ़ाई मैंने वहाँ पे की थी, कैपिटल गेन क्या क्या सीखा था, तो वो सब जो है बिग 4 में मेरा इंटरव्यू लेवल पे तो बहुत काम आया। प्लस एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि जिस तरह से हमारे ट्यूशन्स होते थे दिन रात, सैटरडे संडे, इसमें इंसान को ऐसा लगने लगा कि सच में मैं बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। अब आंधी आए, तूफान आए, पानी बरसे, जो भी बरसे, मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो विद्या धन कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। आप ऐसा सोचेंगे कि आपने पैसा वेस्ट किया है, नहीं। आपका भले ही उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ हो, मगर ज़िंदगी में वही एग्ज़ाम आपके और अलग बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर करवा देंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ पार्ट 2 में बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।